First of all, most welcome to all of you dear students and let's start. आज हम लोग डिस्कस करेंगे कूलाम का स्थिर विद्युत नियम, कूलाम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है क्योंकि इसी नियम की सहायता से आप अन्य कई सारे नियम पढ़ेंगे और आप उनके डेरिवेशन पढ़ेंगे कि कैसे अन्य फार्मूले और बनाए जा सकते हैं। तो पहले हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि ये नियम कह क्या रहा है और फिर हम क्या करेंगे, इसको डिराइव करेंगे। तो कूलाम का स्थिर विद्युत नियम, देखिए विद्युत आवेश मतलब धन आवेश और ऋण आवेश, इन्हीं को हम विद्युत आवेश कहते हैं। तो जब दो आवेशों को एक दूसरे के पास रखा जाता है, मतलब जब दो कोई आवेश एक दूसरे के पास आते हैं, चाहे वो धन धन हो या तो ऋण ऋण हो या तो धन ऋण हो, सीधी सी बात यह है कि जब केवल दो आवेशों को एक दूसरे के पास रखा जाता है तो क्या होता है कि विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है और समान आवेशों के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। ध्यान देंगे, विपरीत आवेश का मतलब धन ऋण या ऋण धन, तो इनके बीच आकर्षण बल अट्रैक्टिव फोर्स और समान आवेशों के बीच ध्यान रखिएगा प्लस प्लस या माइनस माइनस, प्लस प्लस या माइनस माइनस, इन दोनों के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, रिपल्सिव फोर्स कार्य करता है। और इसी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को स्थिर विद्युत बल कहते हैं। आपसे पूछा जाता है कि स्थिर विद्युत बल क्या है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आपसे क्रॉस होता है। तो स्थिर विद्युत बल जो है यही आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल को हम क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत बल कहते हैं। एक बार फिर से समझने का प्रयास करेंगे कि जब दो आवेशों को एक दूसरे के पास रखा जाता है, चाहे वो आवेश धन ऋण हो या ऋण धन हो, चाहे धन धन हो या ऋण ऋण हो, सभी आवेशों की बात हो रही है, लेकिन तब दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं कि विपरीत आवेश और समान आवेश। ध्यान दीजिए, विपरीत आवेश और समान आवेश। तो विपरीत आवेश का क्या अभिप्राय है कि धन ऋण ऋण धन, और समान आवेश का मतलब धन धन या तो ऋण ऋण। तो विपरीत आवेशों के बीच हमेशा याद रखिएगा कि आकर्षण बल कार्य करेगा, और जबकि समान आवेशों के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण बल। और यही आकर्षण प्रतिकर्षण बल क्या कहलाता है, स्थिर विद्युत बल कहलाता है। आप ऐसे कहेंगे कि जब दो आवेशों को एक दूसरे के पास रखा जाता है तो आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल हो सकता है। यह उन आवेशों की प्रकृति पर निर्भर करेगा कि वो समान है कि विपरीत है, और इन्हीं दोनों बलों को, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल को ये क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत बल कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो चलिए आगे हम कूलाम का नियम निकालते हैं क्या है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि माना कोई दो आवेश Q1 Q2 है जो एक दूसरे से r दूरी पर है। कोई दो आवेश है Q1 Q2 और ये जो सेपरेट है ये r डिस्टेंस से सेपरेट है, मतलब इनके बीच की दूरी क्या है, r है। तो सबसे पहली बात जो कूलाम ने कहा कि दोनों आवेश हैं तो आवेशों के बीच तो बल जरूर कार्य करेगा। ये चीज ध्यान रखिए, जब भी कोई दो आवेश रहेंगे तो उनके बीच बल जरूर कार्य करेगा, या तो आकर्षण या तो प्रतिकर्षण। तो दो आवेश हैं तो उनके बीच कार्य करने वाला जो बल होगा उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। अनुक्रमानुपाती अर्थात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो दोनों के बीच बल होगा वो दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती। पहली बात है। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि इन दोनों आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल, इन दोनों आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल F यहां अगर नहीं दिख रहा है तो यहां लिख सकते हैं कि यह आवेशों के बीच
कार्यरत बल, F जो है आवेशों के बीच कार्यरत क्या है, बल। तो कूलाम ने ये कहा पहली बार कि जो बल होगा दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती। तो देखिए अनुक्रमानुपाती और Q1 Q2 का क्या है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ध्यान दीजिए, दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, r है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, r है। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी जब r है तो इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। तो इस दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। जब व्युत्क्रमानुपाती लिखना है तो आप 1/, करके लिख दीजिए। क्या कर दीजिए, 1/। चिन्ह दोनों के एक जैसे होते हैं, अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती। लेकिन जब अनुक्रमानुपाती कहा जाता है तो सीधे सीधे लिखते हैं, और जब व्युत्क्रमानुपात कहा जाता है तो जो वैल्यू होती है उसे 1/, कर देते हैं, अर्थात रेसिप्रोकल वैल्यू हम लिखते हैं। ध्यान दीजिए, दो बातें हो गई। इन्होंने कहा कि जो बल होगा दोनों आवेशों के बीच, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, लेकिन इनके बीच की दूरी के वर्ग की क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। अब दोनों बात हमको समझना है, अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या है और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या है। अनुक्रमानुपात का मतलब ये है कि आवेश जितना ज्यादा होंगे बल भी उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे जैसे ये वैल्यू इंक्रीज करेगा वैसे वैसे क्या होगा, ये भी इंक्रीज करेगा। इंक्रीज का मतलब बढ़ना। अगर दोनों आवेश ज्यादा होंगे तो बल भी क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन दूरी का वर्ग है, अब व्युत्क्रमानुपात है, मतलब दूरी जितना कम होगी बल उतना ज्यादा होगा। या दूरी अगर अधिक हो गई, दूरी अगर क्या हो गई, अधिक हो गई, दूरी अगर अधिक हो गई तो बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप जानते हैं सामान्यतः कि वैसे तो आवेश अलग है, चुंबक अलग है, लेकिन आप चुंबक को देखते हैं, चुंबकीय बल अलग है कि जब चुंबक पास होते हैं तेजी से खींच जाते हैं, बल लगता है। जब दूर होते हैं तो उतना बल नहीं लगता। तो ऐसे आवेशों में भी है कि जब नजदीक रहेंगे दूरी कम रहेगा तो बल ज्यादा लगेगा। ऐसा आवेशों में भी पाया जाता है कि जब वो नजदीक रहेंगे अर्थात दूरी कम होगी तो बल ज्यादा होगा, और जब बहुत दूर हो जाएंगे, लॉन्ग डिस्टेंस हो जाएगा तो बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए दूरी के उल्टा होता है। अब हम इन दोनों बातों को एक साथ लिख दें। समीकरण 1 व 2 को एक साथ लिख देंगे। एक साथ लिखने का मतलब ध्यान दीजिए, Q1 Q2 के अनुक्रमानुपाती है, लेकिन R स्क्वायर के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। ये नीचे है ना, 1/, करके है ना, तो ये व्युत्क्रमानुपाती। अब आप जानते हैं, इसे हम बना लेंगे समीकरण नंबर 3। अगर हम अनुक्रमानुपात का चिन्ह हटाएं तो क्या आता है, नियतांक आता है। और यहाँ पे नियतांक हम क्या रखिए, K। तो K यहाँ पे क्या आ गया, नियतांक। अब ध्यान दीजिए, K यहाँ पे क्या आ गया, नियतांक। लेकिन आप जानते हैं कि ये नियतांक की कुछ न कुछ वैल्यू होती है, और यहाँ पर जो नियतांक को इन्होंने बताया कूलाम ने, इस नियतांक की जगह हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। K की जगह जो वैल्यू इन्होंने दिया क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो इतना आप नोट करें पहले, फिर हम यहां से आगे। तो आपने ये देखा कि जो कूलाम का नियम निकला कि अगर दो आवेश Q1 Q2 हो और ये एक दूसरे से r दूरी पर है, तो जो बल होगा F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इनके बीच जो स्थिर विद्युत बल होगा, दो आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, और उस बल को हम क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत बल कहते हैं। तो वो जो बल होगा K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होगा। K की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
इसको एप्सिलॉन जीरो कहते हैं, ये नियतांक है, इसका भी मान होता है जो आगे हम आपको बताएंगे। तो फिर आगे उन्होंने बताया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, ध्यान दीजिए हम यहां लिख ले रहे हैं इसी इक्वेशन नंबर 4 को हमने क्या कर दिया, यहां लिख दिया। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो की जगह बताया गया 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि जब आप क्वेश्चन लगाएंगे इस चैप्टर से तो आपको फार्मूला जब ये अप्लाई करेंगे तो आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू खुद याद होनी चाहिए। जब आप इस फार्मूले को यूज करेंगे तो आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, 9 × 10⁹ तो हम यहां रख दिए वैल्यू 9 × 10⁹ और Q1 Q2/r²। और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो ये आप फार्मूला पा गए। यहाँ पे हम के को बताना भूल गए थे, के को क्या कहते हैं, तो के को देख लीजिएगा, के को स्थिर विद्युत नियतांक कहते हैं। जैसे स्थिर विद्युत बल है ना, तो स्थिर विद्युत बल में जो नियतांक आता है उसे क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत नियतांक कहते हैं। लेकिन के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो और 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो की ये रखते हैं, अर्थात फार्मूला ये बनेगा। तो अगर आपको कहीं क्वेश्चन लगाना है कि दो आवेश हैं उनके बीच की दूरी है तो बल बताइए, तो इसी फार्मूले को आप अप्लाई करके क्वेश्चन को क्या करेंगे, लगा देंगे। अब आप ये नोट करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए अब हम क्या करेंगे, ये फार्मूला तो हमारा निकल गया है। हम एप्सिलॉन जीरो को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। एप्सिलॉन जीरो को हम क्या कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। तो कभी कभी आपसे एप्सिलॉन जीरो का मान कह देता है निकालने के लिए, तो एप्सिलॉन जीरो का हमको मान निकालना है। तो चूंकि हमको पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो बराबर क्या होता है, 9 × 10⁹ 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, ये कूलम नियम में आप पढ़ चुके हैं, इसी को हमने ले लिया। तो जब हम एप्सिलॉन जीरो रखेंगे तो 4 पाई यहाँ पे भाग दिया है, जब जाके क्या हो जाएगा, गुणा, ठीक है। पाई का मान कितना होता है, 3.14। दोनों तरफ क्रम पलट दें, मतलब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/, फिर इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो 8.85 × 10⁻12 आ जाएगा। अर्थात एप्सिलॉन जीरो का मान कितना होता है, 8.85 × 10⁻12। ये एप्सिलॉन जीरो का मान है, जनरली पूछता नहीं है लेकिन आपको जानना चाहिए, कभी कभी पूछ भी सकता है। तो ये एप्सिलॉन जीरो का मान होता है। अब हम क्या करेंगे कि एप्सिलॉन जीरो का हम मात्रक निकालेंगे और एप्सिलॉन जीरो की विमा निकालेंगे। इसको आप नोट कीजिए। चलिए अब हम देख लेते हैं एप्सिलॉन जीरो का मात्रक। एप्सिलॉन जीरो का मान आपने निकाल दिया ये, अब हम देख लेते हैं एप्सिलॉन जीरो का मात्रक। तो मात्रक निकालना फिर उसी फार्मूले से हम चल देते हैं। हमको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो बराबर क्या होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। देखिए न्यूटन को कैपिटल एन से, मीटर एम से, कूलम को सी से, तो ये मात्रक हमको पता है पहले से, तो हम इसी से निकाल लेते हैं। 4 पाई इधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, क्रम को पलट दीजिए तो एप्सिलॉन जीरो बराबर इतना हो गया। लेकिन एक चीज ध्यान दे रहे हैं, जब क्रम को पलट रहे थे ये ऊपर गया और ये ऊपर था, क्या हो गया, 1/, हो गया। तो ये जो मात्रक है इसके तो ये भी तो पलटेंगे, तो कूलम कहाँ चला जाएगा, ऊपर, कूलम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये मात्रक भी पलट जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि हमको एप्सिलॉन जीरो का मात्रक निकालना है, तो जो इधर का मात्रक है वही एप्सिलॉन जीरो का मात्रक होगा। तो जो मैथमेटिकल वैल्यू होती है तो उसका कोई मात्रक नहीं होता, पाई का, थीटा का, किसी चीज का, तो जो मैथमेटिकल टर्म होता है उसका कोई मात्रक नहीं है। तो मैथमेटिकल टर्म को हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो बचा क्या एप्सिलॉन जीरो के मात्रक में, कूलम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो जब हम मात्रक निकाल लिए हैं तो हम आगे क्या निकालेंगे, एप्सिलॉन जीरो की विमा हम निकालेंगे। आगे हम निकालेंगे एप्सिलॉन जीरो की विमा। चलिए अब हम देखते हैं एप्सिलॉन जीरो की विमा। एप्सिलॉन जीरो का मात्रक हमने निकाल दिया है, कूलम न्यूटन मीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिए, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, मात्रक निकल गया है। पहले हमने वैल्यू निकाला था एप्सिलॉन जीरो का, फिर हमने मात्रक निकाला है, अब मात्रक से हम क्या निकालेंगे, विमा, एप्सिलॉन जीरो की विमा। देखिए आप ये जानते हैं प्रक्रिया कि अगर आपको विमा लिखना है तो आपको मात्रक पता होना चाहिए और मात्रक से ही आप विमा लिखते हैं। तो पहले एप्सिलॉन जीरो का मात्रक ध्यान दीजिए, कूलम स्क्वायर प्रति मतलब बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया।
एप्सिलॉन जीरो का मात्रक यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए कूलाम की तो डायरेक्ट हम बीमा लिख नहीं सकते हैं, तो कूलाम आवेश का मात्रक है। कूलाम किसका मात्रक है? आवेश का। तो Q बराबर IG, Q बराबर क्या पढ़ते हैं आप? IG। तो वैद्युत धारा ये एम्पियर और समय क्या होता है? सेकेंड। कहीं भी अगर कूलाम आ जाए बीमा लिखना हो तो कूलाम आवेश का मात्रक होता है, तो Q बराबर क्या होता है? IG। तो आपको आवेश का यहाँ पे डायरेक्ट नहीं रखना है, क्योंकि एसआई पद्धति में आप पहले बदलते हैं। जो भी मात्रक होते हैं उनको पहले एसआई पद्धति में हम बदलते हैं, तब जाकर के बीमा लिखा जाता है। ये 11 में आपको बताया गया होगा बीमा कैसे लिखा जाता है। कोई भी जो मात्रक दिया गया हो उसको पहले हम मूल मात्रकों में बदलते हैं, उसके बाद तब हम MLTA को लिख करके उस पर घाते चढ़ाते हैं कि किस प्रकार से है। तो Q बराबर IT होता है। Q का मात्रक क्या है? कूलाम। तो I का एम्पियर और T मतलब समय का सेकेंड, अर्थात कूलाम की हम क्या लिख सकते हैं? एम्पियर सेकेंड। तो कूलाम स्क्वायर था तो एम्पियर सेकेंड स्क्वायर हो गया। अब हम ध्यान देंगे, हमको मात्रक अब पता चले, एप्सिलॉन जीरो का मात्रक हमको पता चल गया। जब एप्सिलॉन जीरो का मात्रक पता चल गया तो यहीं से डायरेक्ट हम बीमा लिख दिया, एप्सिलॉन जीरो की बीमा। अब देखिए एम्पियर को A से, समय को किससे दिखाते हैं? T से, और स्क्वायर है तो क्या करते हैं? स्क्वायर। अब बीमा को बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, बीमा को हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। न्यूटन, न्यूटन किसका मात्रक है? बल का। और बल की बीमा आप पढ़े हैं, क्या होता है? mLT पे -2। और ये क्या है? मीटर स्क्वायर। तो मीटर क्या एक लेंथ है, तो L स्क्वायर। अब इसको पूरा आप सही कर लीजिए, तो A स्क्वायर T स्क्वायर, यहाँ पे L को ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? L पे 3। फिर इसको ऊपर लेते जाइए तो M हो गया, देखिए L पे 3 हो गया, A स्क्वायर हो गया, T पे -2 और ये 2 मिलकर के कितना हो जाएगा? 4। तो M L पे 3, A पे 2, T पे 4। तो ये आपकी बीमा निकल गई। ध्यान दीजिएगा, बीमा निकालने के लिए पहले हम मात्रक लिखेंगे, फिर मात्रक में जिसका डायरेक्ट हम बीमा नहीं लिख सकते उसको हम बदलते हैं। तो कूलाम का डायरेक्ट हम नहीं लिख सकते, कूलाम आवेश का मात्रक है, तो आवेश के लिए क्या यहाँ पे हो जाएगा? एम्पियर सेकेंड। तो एम्पियर सेकेंड, एम्पियर को A से, सेकेंड को T से। अब बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो ये जो बल की बीमा यहाँ पे लिख देंगे mLT -2। ये क्या है? लेंथ है, तो L स्क्वायर। बाद में आपको मिल जाएगा ML पे 3, A पे 2, T पे 4। ये होती है एप्सिलॉन जीरो की बीमा। तो ये टॉपिक यहीं पे आपका समाप्त होता है। आप फिर से देखें और समझें, और इसमें जहां आपको समझ में न आए वहां आप कमेंट करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साझा करें।